शादी के बाद मेरे पति को तुरंत काम पर जाना पड़ा। जब मेरे पति शहर गए तो मैं अपने ससुर और देवर के साथ घर पर अकेली थी। एक बार मेरे ससुर ने मुझसे अपनी पीठ में तेल लगाने को कहा। जब मैं अपने ससुर को तेल लगा रही थी तो मेरा देवर छुपकर मुझे देख रहा था। तभी अचानक मेरी साड़ी की पल्लू सरक गई और उसके साथ ही मेरे ससुर और देवर की आंखें भी सरक गईं। फिर उन दोनों ने अपने घोड़े को तेल पिलाया और पूरी रात बिना रुके मुझे। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सोनाली है और मेरी अभी अभी शादी हुई है। शादी के बाद मैं ऐसे घर में आई जहां एक भी औरत नहीं थी। मैं दिखने में बहुत ही हसीन, सुंदर और अमीर घर की लड़की थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी थी। अब मैं 12वीं कक्षा में आ गई थी। तब मेरी शादी मुकेश से हो गई। शादी की पहली रात ही मुकेश अपने काम से शहर गया हुआ था। लेकिन शादी की पहली रात के बाद जब मैं सुबह उठी तो सामने अपने ससुर को देखी। मैंने उन्हें अपने कमरे के बाथरूम से बाहर आते देखी। शादी के बाद कुछ दिनों तक मैं चुप चुप खामोश रहती थी, क्योंकि मुझे अपने ससुर के सामने बोलने से डर लगता था। अब मेरे पति के शहर चले जाने के बाद मेरा देवर जो 21 साल का था और मेरे ससुर जो 48 साल के थे, मैं उन दो पुरुषों के साथ उस घर में अकेली महिला थी। शादी के दूसरे दिन मैं अपने ससुर की भारी आवाज सुनी और तब से मैं उनके सामने अपना सिर झुका के रहने लगी। मेरे ससुर थोड़ा इधर उधर घूमते रहते थे और मेरा छोटा देवर मेरे आगे पीछे रहता था। मेरे देवर का नाम रंजीत था और मेरे देवर मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। मैं उसके बड़े भाई की पत्नी थी, लेकिन मैं उससे उम्र में छोटी थी, इसलिए वो मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करता था। शादी के कुछ दिनों बाद मुझे बहुत बेचैनी होने लगी थी और मुझे अपने पति मुकेश की बहुत याद आने लगी थी। मैं इस वक्त ऐसी हालत में थी कि मैं अपने कमरे से बाहर घर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे घर में 2 मर्द रहते थे। उस दिन दोपहर का खाना बनाते समय अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरा देवर रंजित किचन में आ गया। उसने कहा, भाभी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? मैं उसे यह नहीं बता सकती थी कि मैं क्यों रो रहा हूं, लेकिन फिर मैं सोची कि शायद मेरा देवर मेरा रोना रोक सकता है। फिर मैंने उसे अपने रोने की वजह बताई। मैंने अपने देवर से बोली कि मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है। फिर उसने कहा, भाभी, मैं अभी भाई को बुलाता हूं। उसने तुरंत अपने मोबाइल फोन से मेरे पति को फोन किया और उसने मेरी उससे बात कराई। मेरे पति मुकेश ने कहा, मैं अभी कुछ दिन और काम में बिजी रहूंगा। काम खत्म करके मैं जल्द ही वापस लौटूंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। मुकेश ने मुझे सब्र रखने के लिए कहा था और फोन रखते समय उसने कहा था कि यदि तुम मेरे छोटे भाई और पिताजी का अच्छे से ख्याल रखोगी तो मैं तुमसे बहुत खुश रहूंगा। मेरे पति स्वभाव और रूप दोनों में श्रेष्ठ थे। मैं अपने हस्बैंड को बोलते हुए सुनी थी कि उनकी खुशी अपने पिता और भाई को खुश करने में थी और मैं भी अपने ससुराल वालों को खुश रखना चाहती थी। मुकेश से बात करने के बाद मेरे चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। कुछ ही मिनटों में मेरा चेहरा बुरी तरह सूज गया। तभी मेरा देवर रंजित ने मुझे एकदम से गले लगा लिया और वह बोला, भाभी, अब तो आप खुश हो ना? ऐसे मत रोया करो। अगर आपको कुछ महसूस हो तो प्लीज आकर मुझे बताइएगा। मेरे देवर रंजित का स्वभाव मेरे पति जैसा ही था, बिल्कुल भोला भाला। कभी वो मुझे भाभी कहता था तो कभी मेरे नाम से बुलाता था। अब धीरे धीरे मेरी रंजित से बात होने लगी। मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं रंजित से कह देती थी, क्योंकि अभी तक मेरी अपने ससुर से आमने सामने बात नहीं हुई थी। उस शाम जब ससुर घर आए तो लंगड़ा कर चल रहे थे। उनके कपड़े भी कीचड़ से भरे हुए थे। उस समय रंजित भी घर पर नहीं था, वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। अपने ससुर को ऐसे मिट्टी के कपड़े में देखकर मैं समझ गई कि ये कहीं गिर गए होंगे। मेरे ससुर घर आए और मुझे बाहर से आवाज देकर बुलाया। मैं तुरंत बाहर निकली और उनसे उसका बैग ले लिया। मेरे ससुर ने मुझसे पानी का मोटर चालू करने को कहा। उसने मेरे सामने अपना कुर्ता उतार दिया। वो मेरे सामने सिर्फ एक छोटी सी पैंट में थे। मुझे अपने ससुर को इतनी छोटी पैंट में देखकर बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन अभी घर पर कोई नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे उनकी मदद करनी पड़ी। मेरे ससुर मुझसे उन पर पानी डालने के लिए कहे। मैं उनके शरीर पर पानी डाल रही थी और ससुर जी अपने शरीर से मिट्टी साफ कर रहे थे।
जब मैं अपने ससुर के शरीर पर पानी डाल रही थी तो हमारे दरवाजे से गुजर रहा एक मर्द मुझे अलग ही नजरों से देख रहा था। मेरे सामने मेरे ससुर आधे कपड़े पहने खड़े थे, लेकिन वे बिल्कुल भी शर्मीले नहीं थे। वो मेरे सामने अपने नंगे बदन के साथ खड़ा थे। वे इतने बूढ़े भी नहीं थे, मुझे उन्हें देखकर शर्म आ रही थी। फिर ससुर जी ने मुझे थोड़ा पास बुलाए और पानी डालने को बोले। उन्होंने कहा कि तुम इतनी दूर से पानी डाल रही हो, पानी मुझ पर जोर से लग रहा है, इसलिए पास आकर खड़े हो जाओ। जब मैं उनके पास गई और पानी डालने लगी तो वे मुझे अपने पीठ की मैल को मुझे साफ करने के लिए बोले। फिर मैं ससुर जी की पीठ को मलने लगाई और समय समय पर वे मेरा हाथ पकड़ते और कहते कि इसे साफ करके यह हाथ घुमा दो। मैं अपने ससुर के हाथ अपने हाथ से हटा रही थी। तभी मेरा देवर रंजित घर आ गया। उसने मुझे अलग नजर से देखा और फिर उसने मेरे हाथ से पानी का पाइप ले लिया। फिर उसने कहा, मैं पिताजी के शरीर पर पानी डालूंगा, भाभी आप घर जाओ। मैं अपने ससुर के शरीर पर पानी डालते समय काफी भीग गई थी, इसलिए घर आते ही मैं अपने कमरे में गई और अपनी भीगी हुई साड़ी बदल ली। जैसे ही मैं दूसरी साड़ी पहनकर कमरे से निकलने लगी, तभी मेरे कमरे का दरवाजा बजा। मैं बाहर दरवाजे पर गई, तभी दरवाजे के बाहर मुझे गीले पैर के निशान दिखे। जैसे ही मैं उस पैर की निशान को ध्यान से देखी तो मुझे वे गीले पैर रंजित के कमरे में जाते दिखे। तब मैं समझ गई कि जब मैं साड़ी पहन रही थी तब रंजित मेरा देवर चोरी छिपे मुझे देख रहा था। अब मुझे रंजित पर शक होने लगा, लेकिन मैं सिर्फ शक के कारण उसे कुछ नहीं कह सकती थी और मुझे उस घर में आए हुए अभी उतना समय नहीं हुआ था कि मैं किसी से कुछ भी कह सकूं। फिर मुझे लगा कि वह शायद मेरे कमरे के बाहर से ही चला गया हो। उस दिन रात को मैं अपने ससुर और देवर के साथ खाना खा रही थी। तभी मेरे ससुर ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रात के खाने के लिए अपने पास बैठा लिया। फिर उन्होंने कहा, अब तुम इस घर के मुख्य व्यक्ति हो, तुम हमारे साथ खाना खा सकती हो। फिर वे बैठकर कुछ और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, बहू तुम मुझे दादा कब बनाओगी? मैं जल्द से जल्द अपने पोते की आवाज अपने घर में सुनना चाहता हूं। क्या उन्हें नहीं पता था वे किस बारे में बात कर रहे थे? क्या उनको पता नहीं कि उनका बेटा अपनी शादी की पहली रात से शहर गया हुआ है? अब मैं अकेले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैंने उनसे आगे बात किए बिना बस अपना सिर हिला दी। मुझे लगा कि शायद मेरे देवर और ससुर जी को मुझसे कुछ कहना है। तभी ससुर जी ने मेरे सामने अपने पोते का विषय उठा दिया। मेरा मतलब है, मैंने अनुमान लगाया था कि मेरे पति मुकेश जल्द ही घर आएंगे। वह मुझे सरप्राइज देने वाला थे, इसलिए मैं अपने ससुर के मुंह न लगकर सोच समझकर बात कर रही थी। मेरे ससुर ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि मुकेश के साथ कुछ हुआ है। मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं की। रात के खाने के बाद ससुर जी ने मुझे अपने पैरों की मालिश करने के लिए अपने कमरे में बुलाया। हालांकि उनका छोटा बेटा अभी घर पर था, फिर भी मुझे ही बुलाए। मैं जब उनके कमरे में गई तो वो अब भी मेरे सामने बिना शर्ट के बैठे हुए थे। जैसे ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मेरे सामने अपनी पैंट घुटनों तक नीचे खींच लिया और मुझसे अपने पैरों की मालिश करने को बोले। जैसे ही मैंने अपने ससुर के पैरों पर तेल मला तो वो मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, बहू तुम्हारा स्पर्श आकर्षक है। फिर ससुर जी बड़बड़ाने लगे थे। तब से वे जो कुछ भी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात पर सिर झुकाई और सिर हिलाई जा रही थी। लेकिन जब मैं ऊपर देखी तो मुझे पता चला कि मेरे ससुर अपनी आंखें बंद करके मेरे हाथ के स्पर्श का आनंद ले रहे थे। उनके चेहरे के भाव कुछ अलग से दिख रहे थे। तभी मैं उनके कमरे से बाहर जाने की सोची और अपने देवर रंजित को आवाज लगा दी। फिर मेरे ससुर ने कहा, सुन बहू, मुझे पता है कि तुम रंजित को याद कर रही हो, लेकिन अब उसे भी काम करने की जरूरत है। लेकिन तुम बिल्कुल भी डरो मत। रंजित मेरा अपना बेटा है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हें कुछ महसूस हो तो अवश्य आकर मुझे बताना। ससुर जी मुझसे बात कर ही रहे थे कि बाहर से रंजित को खांसी आने लगी। उसकी आवाज देखकर मेरे ससुर को लगा कि शायद रंजित उनके कमरे के बाहर है। तब उन्होंने उसे आवाज दिया। दरअसल रंजित ससुर के कमरे के बाहर ही खड़ा था। कुछ ही देर में वह कमरे के अंदर आ गया। ससुर रंजित को नाराज करना चाहते थे क्योंकि वह कमरे के बाहर क्या कर रहा था, लेकिन वह बात बदलकर मुझसे कहने लगे कि जब भी मैं घर पर न रहूं तो तुम रंजित को बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। रंजित मुकेश का भाई है। मुकेश,
मैं और रंजित, हम तीनों एक ही हैं। तुम हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ससुर जी की नजर में हमारा ख्याल रखने का अलग ही मतलब था और मुझे धीरे धीरे इसकी आदत हो रही थी। इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मेरा देवर रंजित मेरे बगल में सोया हुआ है। रंजित मेरे बगल में सो रहा था, लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि मेरे ससुर भी मुझे मेरे कमरे के बाथरूम से बाहर आते हुए दिख रहे थे। कल रात उसने मुझसे कहा कि हम दोनों तुम्हारे लिए मुकेश की तरह हैं, और आज जाकर मुझे उनकी बातों का मतलब समझ में आया। आखिर उस घर में मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ससुर जी मेरे कमरे से बाहर गए। फिर मैंने अपनी आंखें पूरी खोल दी और उठकर बिस्तर पर बैठ गई। जागते ही मैंने रंजित को भी जगाया। फिर मैं उससे बोली, रंजित, तुम कहाँ आकर सोए हो? रंजित कहने लगा, अरे भाभी, आप डरो मत। रात को अचानक मेरे कमरे का पंखा बंद हो गया, इसलिए मैं नींद में ही अपने बगल वाले कमरे में घुस गया। अब जब आपने मुझे जगा दिया है तो मैं समझ गया कि मैं रात को तुम्हारे कमरे में आया था। रात के अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं गलती से यहां पर आ गया। मुझे क्षमा करें और इतना डरने की जरूरत नहीं है। रात को पिताजी आपको बताएंगे कि मुकेश भाई क्या है और मैं क्या हूं। भाई के बाद इस घर पर मेरा ही अधिकार है। घर पर अधिकार होने के साथ साथ इस कमरे में भी मेरा अधिकार है। मैं रंजित को अच्छी तरह समझ गई, लेकिन वह बोलने में बहुत असभ्य था। सुबह उसने मुझसे असभ्य भाषा में बात की थी। उसका ये सब कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैं अपने पति मुकेश को उसके छोटे भाई के व्यवहार के बारे में बताने वाली थी। अब मैं मुकेश के घर आने का इंतजार कर रही थी। शादी के बाद वह मेरी खुशनुमा सुबह नहीं थी, बल्कि एक अस्त व्यस्त सुबह थी, क्योंकि मैं सुबह उठी तो पाया कि मेरा देवर मेरे बगल में सो रहा है और ससुर जी मेरे बाथरूम से बाहर आ रहे हैं। इतना बड़ा 15 कमरों का घर होने के बावजूद उन दोनों को सोने के लिए मेरे कमरे में बिस्तर और मेरा बाथरूम कैसे दिख जाता है। सुबह से मैं अपने कमरे में बैठी बहस कर रही थी, तभी मुझे बाहर से अपने ससुर की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैंने 10 मिनट में नाश्ता बनाकर उनके सामने रख दिया। नाश्ता करते समय ससुर जी ने रंजित से कहा, दोपहर को जब प्लम्बर मिस्त्री बाहर के बाथरूम में नल चेक करने आएगा तो तुम घर पर ही रहना, क्योंकि बहू घर में अकेली है। हमारे घर में सिर्फ मेरे कमरे में ही मेरा अलग बाथरूम था, बाकी सबके लिए एक कॉमन बाथरूम था। ससुर जी की बात से अब मुझे समझ आ गया कि कॉमन बाथरूम का नल टूट गया है और इसीलिए सुबह मेरे कमरे के बाथरूम में आ गए होंगे। उस दिन दोपहर के समय प्लम्बर मिस्त्री नल पर काम करने आया था। मेरे ससुर जी अपने काम पर गए हुए थे। मेरे ससुर गांव में एक डेयरी पर काम करते थे। गांव में उनका बहुत नाम था। मेरा देवर रंजित अभी सीख रहा था। दोपहर को नल पर प्लम्बर मिस्त्री के काम पर से जाने के बाद रंजित और मैं घर पर थे। दोपहर के लंच के बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी। तभी रंजित मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक बक्सा था। उसने डिब्बा मेरे सामने रख दिया। फिर रंजित ने कहा, यह पार्सल आपके लिए मुकेश भाई ने शहर से भेजा है। पार्सल में एक पंजाबी ड्रेस और मिठाई का डिब्बा था। मुकेश ने मेरे लिए एक नोट लिखकर भेजा था। इसमें लिखा था कि प्रिय पत्नी, मैं जल्द ही गांव में वापस आपसे मिलने आऊंगा। मुकेश का मधुर संदेश पढ़ने के बाद मैंने तुरंत उसकी भेजी हुई मिठाइयां खा लीं और मिठाइयां खुद के साथ साथ रंजित के साथ भी बांट लीं। मुकेश का मैसेज पढ़कर मैं इतनी खुश हुई कि मैंने एक साथ 3-4 मिठाइयां खा लीं। मैंने रंजित को दी हुई मिठाइयां ले लीं और वह कमरे से बाहर चला गया, जिसके बाद मैंने कुछ देर आराम किया। जब मैं उठी तो बाहर तेज रोशनी देखी। जैसे ही मैं उठी तो मैं अपने चेहरे को धोने के लिए बाथरूम में चली गई। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरा चेहरा और गर्दन पूरी सूज गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि 1 घंटे की नींद में मैं इतनी सूज कैसे गई। मुझे याद नहीं था कि सोने के बाद में मैं कितनी बार उठी भी या नहीं। फिर मैं रसोई में अपने लिए खाना बनाने लगी। तभी घर का दरवाजा बजा। दरवाजा खोली तो सामने मेरी बचपन की दोस्त ईशा थी। दिव्या ने मुझसे कहा, सोनाली, मैं कल तुमसे मिलने आई थी, लेकिन जीजू ने मुझसे कहा कि तुम सो रही हो। कल दोपहर को दिव्या मुझसे मिलने आई थी, इसका मतलब मैं पूरे 1.5 दिन के बाद उठी हूं।
मैं पहले कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोई थी। तब दिव्या बात कर रही थी। उसने कहा, मैं अपने चाचा के गांव आई थी। मैं जब सुनी कि तुम्हारी शादी इसी गांव में हुई है तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गई। दिव्या ने मुझसे कहा कि सोनाली जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तुम्हारे शरीर से मुझे पता चल रहा है। कल भी जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो जीजू तुम्हारे बगल में बैठे थे और तुमसे बहुत खुश लग रहे थे। शादी के बहुत ही कम दिनों में तुम्हारी सेहत निखर गई है। मैं इन सब के चक्कर में दिव्या से पूछना भूल गई कि वह कैसी है, लेकिन उससे यह पूछने के बजाय मैं उससे यह पूछना चाहती थी कि वह तब से किसे मेरा पति समझती है। मैंने उससे कहा, तुम सच में जीजू किसे बोल रही हो? फिर उसने कहा, मैं उस आदमी को बोल रही हूं जो कल तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तर पर बैठा था। उसका नाम रंजित है ना? दिव्या ने मेरे देवर रंजित को मेरा पति समझ लिया। रंजित एक जवान हैंडसम लड़का था। किसी को भी ऐसी गलत फहमी होना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने उससे कहा, रंजित मेरा पति नहीं है, वह मेरा छोटा देवर है। मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं, जल्द ही वे मुझे शहर ले जाएंगे। फिर दिव्या ने कहा, मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि जीजू शहर में नौकरी करते हैं, लेकिन सोनाली, जब तुम्हारे पति शहर में हैं तो तुम यहाँ गांव में अपने ससुर और देवर के साथ क्या कर रही हो? कल जिस तरह तुम अपने बिस्तर पर अपने देवर के साथ बैठी थी, मुझे लगा कि वह तुम्हारा पति है। इतने बड़े घर में अकेली एक महिला है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ सावधान रहना चाहिए, अन्यथा जितनी जल्दी हो सके अपने पति के साथ शहर चली जाओ। दिव्या ने कुछ ही मिनटों में माहौल को बेहद गंभीर बना दिया था, लेकिन उसने जो भी कहा वह सही था। मुझे भी अब घर में उन दो आदमियों के साथ रहना सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। उनका बातचीत, मेरे देवर का आगे पीछे घूमना, वो सारी चीजें कुछ अलग ही दर्शा रही थीं। अब तो हद हो गई। मैं लगभग 1.5 दिन तक सोती रही और घर में किसी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे समझ नहीं आया कि एक ही रात में मेरा शरीर अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया। जैसे ही दिव्या ने माहौल को गंभीर बनाया, उसने मुझे फिर से चिंतन में डाल दिया। वो बोली, जीजू शहर में नौकरी करते हैं तो उनके पास मोबाइल फोन तो होगा ही। क्या वे सोशल मीडिया पर होंगे? मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरे पास अपना मोबाइल फोन भी नहीं है। इस पर दिव्या ने कहा, तुम बस मुझे जीजू का नाम बता दो, मैं सोशल मीडिया पर उनका नाम सर्च करती हूँ। दिव्या ने कुछ ही देर में अपने बड़े मोबाइल में मुकेश का नाम सर्च किया। वहां मुझे मुकेश की कई तस्वीरें देखने को मिली। दिव्या को मैं थैंक यू बोली, जिसके कारण मुझे मुकेश की कई अच्छी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन मैं कुछ समझ न पाई। तभी मुकेश की तस्वीरें देखने के बाद दिव्या तुरंत अपने घर चली गई। दिव्या बचपन से ही अपने माता पिता के साथ शहर चली गई थी, तो उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी और इसीलिए वह इन सभी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थी। मुझसे बातचीत के बाद दिव्या अपने मामा के घर के लिए रवाना हो गई। उसके जाते ही ससुर जी और मेरा देवर घर आ गए। मेरा देवर मुझसे नजरें चुराता नजर आया। रात के खाने के बाद ससुर जी मेरे देवर को अपने कमरे में बुलाएं। वह लड़खड़ाते हुए उनके कमरे में गया। फिर क्या पता मुझे अंदर क्या हुआ, लेकिन मुझे उन दोनों पर शक होने लगा, तो मैं उन दोनों के पीछे पीछे ससुर जी के कमरे के पास चली गई। मैं अपने ससुर के कमरे की देखभाल करने लगी। मैं उन दोनों की बातें छुपकर सुनने लगी। मेरा देवर मेरे ससुर से बात कर रहा था कि पिताजी ज्यादा जल्दी मत करो, एक तो सोनाली भाभी अभी बहुत छोटी है। जब मैं पहली बार उसके साथ सोया तो वह एक ही दिन में पूरी तरह सूज गई थी। अब हमें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। ससुर ने कहा, तुम मुझे बहुत डरपोक लगते हो। इतनी आकर्षक और खूबसूरत महिला अपने सामने देखकर भी तुम बहुत डरे हुए हो। अब मुझे कुछ मत बताना, मुझे 2 दिन में रिजल्ट चाहिए। ससुर जी रंजित से कैसा रिजल्ट की बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। रंजित को मेरे शरीर की सूजन का कारण पता था। इसका मतलब है कि मैं 1.5 दिन तक सोई नहीं, बल्कि निश्चित रूप से उन दोनों का यह किया धरा है। इन दोनों का कुछ लेना देना जरूर है। इससे पहले कि कोई उनके कमरे से बाहर आ जाए और मुझे देख ले, मैं तुरंत वहां से अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ससुर जी मेरे कमरे में आए। फिर उसने मुकेश के नाम से एक डिब्बा मेरे हाथ में रख दिया। जिस प्रकार मेरा देवर मुझे डिब्बा दिया था, वैसा ही डिब्बा मेरे ससुर ने मुझे दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुकेश, तुम्हारे लिए शहर से यह पार्सल भेजा है। उस पार्सल में एक प्यार भरा खत लिखा हुआ था और एक मिठाई का डिब्बा भी था।
ससुर जी मुझसे वो मिठाई खाने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा, मुकेश ने खास तौर पर तुम्हारे लिए शहर से यह मिठाई भेजा है। मैंने उनके सामने मिठाई मुंह में रखी और खाने का नाटक करने लगी। जैसे ही मेरे ससुर मेरे कमरे से बाहर निकले, मैं बाथरूम में गई और मैं जो भी मिठाई खाई थी उन्हें तुरंत बाहर निकाली और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। तभी मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में बैठा है। फिर मेरे बदन पर कुछ चलने का एहसास हुआ, जिससे मैं बिल्कुल डर गई थी। उसके बाद मुझे मेरे नीचे में कुछ चुभने का एहसास हुआ। तभी मैं झट से उठकर अपने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही मेरे कमरे की लाइट जली, मेरी सहेली दिव्या मेरे कमरे के बाथरूम से हाथ में लाठी लेकर बाहर निकली और मेरे बगल में मेरा देवर बैठा था। उसे देखकर दिव्या ने उस पर लाठी चला दी। तब मेरा देवर डर गया और बोला कि भाभी, मैंने कुछ नहीं किया है। वह पीटने से बचने के लिए ऐसा कहा। फिर मैं उससे पूछी कि इस घर में मेरे साथ वास्तव में क्या हो रहा है। फिर मैं रंजित से बोली, ईशा ने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर ली है। अब तुम यहां मेरे साथ क्या करने आए हो? सब कुछ सच सच बताओ, वरना ठीक नहीं होगा। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर मेरा देवर बताना शुरू किया। उसने कहा, सोनाली भाभी, आपकी शादी आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। पिताजी की जिद के कारण मुकेश भाई ने आपसे शादी किया। जब आप नाबालिग थीं तो पिताजी ने आपकी शादी मुकेश भाई से करा दिया। लेकिन उसके बाद मुकेश भाई शहर में पढ़ने चले गए थे। तब वहां मुकेश भाई को एक लड़की से इश्क हो गया और वह उसके साथ वहीं शादी कर लिए। फिर भाई ने पिताजी के डर से अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। तब पिताजी ने भाई की शादी आपसे करवा दिया, लेकिन भाई आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन पिताजी के डर से उनको आपसे शादी करना ही पड़ा। लेकिन शादी के बाद भाई ने पिताजी को सब बात बता दी। अब पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है। तो पिताजी ने मुझसे तुम्हारे करीब आने को कहा, ताकि तुम एक बार गर्भवती हो गई तो तुम यह जानकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, क्योंकि मुकेश भाई अब गांव आने को तैयार नहीं है। कुछ दिन बाद आपके परिवार वाले पूछेंगे कि मुकेश कहाँ है। तो इससे पहले कि बदनामी हो जाए, पिताजी अपना सर झुका देंगे, ताकि लोग समझें कि बहू बुरी निकली। वह अपने देवर के साथ रंगरेलियां मना रही है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इस तरह से बदनामी तुम्हारी ही होती, पिताजी की नहीं। इसलिए पिताजी ने यह सारा खेल रचाया है। मुकेश भाई ने आपके लिए शहर से कोई पार्सल नहीं भेजा था। 2 दिन पहले जो पार्सल मैं तुम्हारे लिए लाया था, वह पिताजी ने मुझे दिया था। वह नोट पिताजी ने खुद लिखा था और मुझे नहीं पता था कि पिताजी ने उस मिठाई में कौन सी दवा डाल दी है। भाई ने खत भेजा है। उस खुशी में आपने सारी मिठाइयां खा ली और इस कारण आप पूरे 1.5 दिन तक सोती रहीं। फिर मैंने प्लान के मुताबिक तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुम्हें छूता तो नींद में तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने की इच्छा नहीं होता। तुम्हारे करीब आने से पहले मैं पिताजी की बातों में आ चुका था और तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन जब सोते हुए मैंने तुम्हारा मासूम चेहरा देखा तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि मैं ऐसे किसी के साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूं। इसलिए मैं सारी रात तुम्हारे पास बैठकर गुजार देता और सुबह होते मैं बाहर चला जाता, और इतनी देर तक सोने से आपका पूरा शरीर सूज गया है। अपने देवर की मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मेरे पैरों तले जमीन हड़बड़ाकर हिल गई। जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी उसने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना। मुकेश जिस लड़की से प्यार करता था उसके साथ शहर में जीवन शुरू करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसने अपने पिता के डर के कारण मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ससुर जी अपनी बात और मान पर अड़े रहे। अगर सास होती तो एक बार इन लोगों की बातों के बजाय अपने बेटे की बात को प्यार और समझ के साथ सुन लिया होता तो यह सब भ्रम नहीं होता। कल दोपहर को मैं दिव्या के मोबाइल में मुकेश की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी थी। मैंने उसमें एक लड़की के साथ उसकी तस्वीरें देखी थीं और तभी मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुझे लगा कि अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन रंजित ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने मेरे और अपने बारे में सोचा बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। फिर उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। रंजित ने मेरी जिंदगी बर्बाद किए बिना मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं उससे शादी के लिए तैयार हो गई।
फिर रंजित ही मेरी जिंदगी बन गया और मुझसे शादी कर लिया। हमारी शादी के बाद मेरे ससुर ने मुकेश को माफ नहीं किया। मैं भी अपने ससुर को समझ गई कि उनकी अपनी पुरानी सोच विचार ने उनको ऐसी हालत में डाल दिया था। इसलिए मैंने अपने ससुर को माफ कर दिया और अब हम तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। 1 साल बाद मैं अपने ससुर को दादा बना दी। एक चीज का ध्यान रखें आप लोग कि लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में सोचने के बजाय सोचे कि आपके बच्चे क्या महसूस करते हैं और वे क्या चाहते हैं। कभी कभी माता पिता के साथ ऐसा हो सकता है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने विचारों को अपने बच्चों पर थोप देते हैं। इसीलिए पहले बच्चों का विचार करना जरूरी समझें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।